हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो लास्ट वीडियो है आपकी सीजीएल की प्रीवियस ईयर की 13 दिसंबर की 3 और 4 शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि पहले इंडेक्स देख लेते हैं। हमने इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग सारी वीडियो सभी शिफ्ट की यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। ये सभी हो चुकी हैं, है ना। और यहाँ से ये सब हो चुकी हैं। तो आज हमारी लास्ट यहाँ पे 13 की 3 और 4 शिफ्ट की आज हम करने वाले हैं। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आपको बताइए कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो शायद आपको कुछ यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएँ जो आपको आपके एग्ज़ाम में आएँ। तो इसीलिए आपको एक बार ज़रूर ये वीडियोज़ देखनी चाहिए, क्योंकि पता है आपकी ये ओनली ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है और केवल 90 या 20 वीडियो होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, येलो कार्ड इन बैडमिंटन इंडिकेट। बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? तो बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि कदाचार के लिए चेतावनी, वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट। यानी कि वार्निंग दी जाती है प्लेयर को अगर वो किसी भी एम्पायर के साथ गलत बिहेव करता है, उसके लिए ये येलो कार्ड दिया जाता है। देखो, बैडमिंटन की बात आई है यहाँ पे, तो बैडमिंटन को आमतौर पर शटलकॉक, है ना, और एक हल्के रैकेट से खेला जाता है। आप सभी खेलते होंगे। शटलकॉक में जो पक्षी होता है उसको बर्डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्डी। जिसमें जो वो कॉक जो बनी होती है ना, वो 16 पंखों से बनी होती है। कितने? 16 पंखों से। और हम यहाँ पे कार्ड की बात करें तो देखो, इसमें 3 तरह के कार्ड यूज़ होते हैं। अगर जो येलो कार्ड दिया जाता है वो एम्पायर के साथ दुर्व्यवहार के लिए कर देते हैं, है ना। और अगर लाल कार्ड जो है वो दिया जाएगा तो यानी कि अधिक अगर उन्होंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, जो रूल्स उन्होंने फॉलो नहीं करे, है ना, और उन्होंने बदतमीजी की है किसी एम्पायर के साथ, तो वो 2 पीले कार्ड ही दिए जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं रेड कार्ड। ठीक है, अगर 2 पीले कार्ड दिए जाएंगे तो हम उसको रेड कार्ड के थ्रू मतलब इंडिकेट करेंगे। और जो काला कार्ड होता है वो दिया जाता है अयोग्यता के लिए। मतलब हम कह सकते हैं कि ये इनकी क्वालिफिकेशन नहीं है इस लायक, तो इसीलिए ये लोग वो ब्लैक कार्ड दिया जाता है। तो शायद मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू गेट अ प्रोसीज्ड स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्ट रोड। यानी कि स्टील स्लैग जो सड़क जो है वो बनाई गई है। देश का पहला ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पे ये सड़क बनाई गई है, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना, उससे बनाई है? तो ये बनाई गई है आपकी सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा। औद्योगिक सड़क जो बनाने वाला पहला ये क्या बन चुका है? शहर बन चुका है। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, देखो गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के वो कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं किया गया है? तो किसका उल्लेख भारत में संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं किया गया है? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा 3 ऑप्शन होगा, राइट टू प्रॉपर्टी। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके थ्रू से मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और फिर क्या किया गया? भाग 12 में आर्टिकल 300A में इसको एक कानूनी अधिकार मान लिया गया है। तो 3 का आंसर आपका क्या होगा? 3 ऑप्शन ही होगा, यानी कि संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, हु रिलीज अ स्पेशल स्टैम्प एंटाइटल्ड व्हीट रिवॉल्यूशन इन जुलाई 1968। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो आपको यहाँ पे फोटो देख के पता ही चल गया होगा। तो कौन है? इंदिरा गांधी ने किया था। किसने? इंदिरा गांधी ने। देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो 12 टन से मतलब जो गेहूं की प्राप्ति हुई थी ना, इस टाइम पे तो 12 टन से बढ़ करके कितने टन हो गई थी? 17 मिलियन टन हो गई थी। कितनी? 17 मिलियन टन, 12 मिलियन टन से। तो आपका 4 का आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द क्रेडिट टू इन्वेंट एंड क्रिएट अ न्यू स्टाइल ऑफ भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त हुआ है? तो किसको प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। किसको? डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। यानी कि 3 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यही है डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। तो 5 का ऑप्शन कौन सा सही है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा, ये स्थित है आपका करनाल में। कहाँ पर है? करनाल। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा करनाल। कहाँ पर स्थित है? करनाल में। यानी कि करनाल कहाँ पे पड़ता है? आपका हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम PDI कैन बी
डिफाइन एज, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय है ना उसको किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि पीआई माइनस के पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, है ना, यानी कि व्यक्तिगत कर भुगतान जो होता है माइनस के गैर कर भुगतान। इसका मतलब है पर्सनल टैक्स पेमेंट का मतलब है व्यक्तिगत कर भुगतान और नॉन टैक्स पेमेंट का मतलब है गैर कर भुगतान। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा जो विकल्प है जो कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय प्रदान करता है। क्या करता है? इट प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल करीम खान एंड अब्दुल वाजिद खान वर द फाउंडर्स ऑफ द घरानाज। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान किस घराने के संस्थापक थे? तो वो किस घराने के संस्थापक थे? इसका यहाँ पे ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन करेक्ट होगा, किराना घराने के। कहाँ के थे वो? किराना घराने के। देखो जो किराना घराना है ना वो हमारे हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय घरानों में से एक है। क्या है? सबसे लोकप्रिय घराना। यहाँ पे जो ये वाली पिक्चर है ये है अब्दुल करीम खान की, और जो नीचे ये पिक्चर है ये है यहाँ पे अब्दुल वाहिद खान। कौन? अब्दुल वाहिद खान। तो आपको याद हो गया होगा ना, दोनों किस घराने से रिलेटेड हैं? किराना घराने से, जो कि सबसे फेमस घराना माना जाता है हमारी इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, कॉलम ए के तत्वों का मिलान कॉलम बी में उस तत्व समूह से करें जिससे वे संबंधित हैं। तो देखो कॉलम ए के जो सोडियम है क्या वो एक एल्कली धातु है? बिल्कुल सही, तो ये तो फर्स्ट ही हो गया है ना। जैसे कि सेकंड हमें दिया है कॉपर। कॉपर क्या है? कॉपर एक संक्रमण धातु है। यहाँ पे क्या है? ट्रांजिशन मेटल। तो इसका तो आपका यहाँ पे ये होगा सी। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम। वो मैग्नीशियम को हम क्षारीय मृदा धातु मानते हैं, और हीलियम आपको पता ही है ये नोबल गैस माना जाता है, तो शून्य समूह तत्व हो गया। तो हमारा होगा इसका ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। देखो अब हमें इसमें थोड़ी इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आइए, एल्कली धातु मतलब होता है क्षारीय धातु। ये क्या होते हैं? आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के एलिमेंट में, है ना। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, और रूबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये तत्व होते हैं जो क्या होते हैं? अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। तो इनका जो यूज़ है ना वो बैटरी, मिक्स मेटल वगैरह और रिएक्टर वगैरह में होता है। नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे क्षारीय मृदा धातु दिया है ना, क्षारीय मृदा धातु क्या होते हैं? ये भी प्रतिक्रियाशील होते हैं और ये आसानी से अपने 2 इलेक्ट्रॉन खोते हैं। कितने? 2। जैसे कि बेरिलियम आपने देखा होगा, मैग्नीशियम है ना +2 उस पर चार्ज होता है, कैल्शियम होता है ना, स्ट्रोटियम होता है, बेरियम होता है और रेडियम। यानी कि यहाँ पे ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं ना वो क्षारीय मृदा धातु होते हैं, जो कि हमारी मिट्टी के अंदर मतलब पाए जाते हैं, तो इसीलिए ना क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। देखो संक्रमण धातु है ना, संक्रमण धातु कौन से तत्व होते हैं? तो संक्रमण धातु के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं आपके यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से? डी ब्लॉक, यानी कि जहाँ पे आपका लोहा, तांबा, चांदी है ना और सोना जो होते हैं वो हमारे होते हैं संक्रमण धातु। अब जैसे 4 में हमें शून्य समूह तत्व दिखाता, तो ये जो शून्य समूह तत्व है ये कौन से होते हैं? तो जो इन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबल गैस होते हैं। और ये जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, है ना, कीशनन एंड रेडॉन जो होती हैं ग्रुप 18 के जो एलिमेंट होते हैं वो ये कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं ये? कम प्रतिक्रियाशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड 2022। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो किसको सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा अपर्णा सतीशन। किसको? अपर्णा सतीशन। ये जो है ये कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। क्या है? कुचिपुड़ी नृत्यांगना। और कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है आपको पता ही है, वो है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। द कुनवी डांस इज परफॉर्म्ड बाई द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ, यानी कि कुनवी नृत्य के जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है। जो कुनवी डांस जो होता है वो किस राज्य की जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा गोवा। कौन होगा? गोवा। देखो गोवा के कई सारे नृत्य हैं जैसे कि ढालो, देखनी, फुगदी, धनगर, है ना, सिग्मो और दशावतार। ये गोवा के बहुत ही फेमस डांस है, तो आप नृत्यों के नाम भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड सीमा दर्शन प्रोजेक्ट एड्स अ न्यू डायमेंशन टू द टूरिज्म सेक्टर, दिस प्रोजेक्ट विल बूस्ट टूरिज्म इन। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सीमा दर्शन परियोजना
पर्यटन क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ती है। यह परियोजना डैश में पर्यटन को बढ़ावा देगी। तो जी किस स्टेट जो है उसमें पर्यटन को बढ़ावा देगी, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात जो है वो सही है। देखो गुजरात की अगर हम सीएम की बात करें तो कौन है बता सकते हो? तो वो है विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी। उन्होंने ही 39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है इस परियोजना के लिए। तो 13 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? 3 ऑप्शन सही होगा। सीमा दर्शन परियोजना गुजरात जो पर्यटन है ना उसको बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द, यानी कि भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर आपका सही होगा 1920 में। कब हुआ था? 1920 के दशक में हुआ था। कोलकाता में। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है विच फूड रिक्वायर्स अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट फूड, यानी कि इनमें से किस भोजन को पचाने के लिए लंबी यानी कि छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो इसमें से कौन सा जो खाना है उसको पचाने के लिए छोटी आंत की ज़रूरत होती है? क्या एग होगा? नहीं होगा एग। तो पहले तो मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। तो इसका आंसर हमारा होगा यहाँ पे ग्रास। क्या होगा? ग्रास होगा। जो घास होती है ना उसमें क्या होता है? उच्च मात्रा में सेल्यूलोज होता है, इसीलिए जो खाना पचाने में हमारी छोटी आंत उसकी हेल्प करती है। तो इसका आंसर आपका कौन सा सही होगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1930, यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो किस देश ने की थी? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि कनाडा। किसने की थी? कनाडा ने की थी। देखो राष्ट्रमंडल खेलों को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रिटिश एम्पायर गेम। और ओलंपिक आपको पता ही है, यानी कि ये 4 साल बाद होते हैं। 2022 में यानी कि कहाँ पे हुए थे? यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम ने मेज़बानी की थी। कहाँ पे? बर्मिंघम। 2022 में किसने मेज़बानी की थी? तो यूके ने मेज़बानी की थी। वहाँ के बर्मिंघम में ये खेले गए थे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है पोहार और कावेरीपट्टिनम वाज द पोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, यानी कि पोहार या कावेरीपट्टिनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का पतन था? तो किस राजवंश का पतन था? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि चोल। देखो कारिकल ने क्या किया था? पोहार की स्थापना की थी। किसकी करी थी? पोहार की। तो हम इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है हमें चोल राजा करिकाल ने पोहार की स्थापना करी थी, है ना। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर तटबंध का निर्माण करवाया था। इसे श्रीलंका के 12,000 दासों के श्रम से बनाया गया था। पोहार कावेरी पट्टनम के समान एक स्थान है। यह क्या है? चोल की राजधानी थी। उत्खनन से पता चलता है कि यह एक बड़ा गोदी था और व्यापार और वाणिज्य का क्या था? सेंटर था। पोहार का बंदरगाह शहर विदेशी व्यापार का एक एम्पोरियम बन गया, क्योंकि बड़े जहाज कीमती सामान के साथ इस बंदरगाह में प्रवेश करते थे। वाणिज्यिक गतिविधियों के अन्य बंदरगाहों में टोंडी, मुशरी, कोरकई, है ना, अरिक, कैमेड्यू और मरक्कम शामिल हैं। 18 है इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रो विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेज, यानी कि एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। तो देखो इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा डीपली और पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा जो है हमारे उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ना, जो कि कहाँ कहाँ से निकलती है आपके यहाँ पे? अफ्रीका से, एशिया और उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरती है। और मकर रेखा जो होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है, जो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 19 है प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थलमंडल को डैश बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। तो हाँ, इसका आंसर आपका कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा फर्स्ट वाला, यानी कि पृथ्वी की जो लिथोस्फीयर को 7 बड़ी और 8 छोटी प्लेटों में बांटा गया है। तो हम कुछ प्लेटों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे दी हैं 7 बड़ी प्लेटें। पहली है अफ्रीकी, है ना, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन, उत्तरी अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिकी, भारत, ऑस्ट्रेलियाई और प्रशांत प्लेटें हैं। और कुछ छोटी प्लेटें आपकी ये हैं अरेबियन, कैरेबियम और नाजका और स्कोटिया। तो आपको स्टार्टिंग की 1-2 याद कर सकते हो, सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी प्लेट कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, देखो यहाँ पे कुछ प्लेटें मैंने यहाँ पे दी हुई हैं, अरेबियन वगैरह, ये छोटी बड़ी प्लेटें हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है अ साइक्लोन इज नोन एज बाय द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन फिलीपींस इट इज कॉल्ड एज। देखो चक्रवात को पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो फिलीपींस में इसे क्या कहते हैं? तो फिलीपींस में इसको क्या कहते हैं? टाइफून। क्या कहते हैं? टाइफून। और जापान में भी इसे टाइफून कहते हैं। देखो जापान में भी इसको टाइफून कहते हैं। अटलांटिक महासागर में इसको हरिकेन कहते हैं। अटलांटिक महासागर में इसको क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं।
और जो भारतीय और दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसको चक्रवात कहते हैं। क्या? चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अचानक की गई शारीरिक गतिविधि के बाद ऐंठन क्यों होती है? देखो, वाई डज वन गेट अ क्रैम्प्स आफ्टर सडन फिजिकल एक्टिविटी। मतलब अगर हम कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बहुत टाइम बाद हमने नहीं की, फिर करते हैं, तो हमारे शरीर में ऐंठन होती है। तो वो किस कारण होती है? तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। अचानक की गई गतिविधि के कारण हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण ऐंठन का कारण बनता है। जो लैक्टिक एसिड होता है ना, उसके कारण हमारे शरीर में ऐंठन होती है। देखो, जैसे कि आपने मान लो बहुत टाइम से रनिंग नहीं की है और फिर आप रनिंग करें, तो फिर उस दिन आपके पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर हमें यानी कि थोड़ी हमें राहत लेनी है, तो यानी कि गर्म पानी से नहा सकते हैं, या फिर मालिश करने से, या फिर एक्सरसाइज करने से वो हमें उसमें थोड़ी राहत भी मिल जाएगी। गर्म पानी से नहाने से पता है क्या होता है? जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो बेहतर होता है, बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या सही है? हिंदी का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। और इंग्लिश में आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, द बुल्ड अप द लैक्टिक एसिड इन अवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज केजेस क्रैम्प्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, द नेशन नंबर 23 है, भारत में पहली जनगणना वर्ष डैश में हुई थी। तो भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा होगा? यहाँ पे होगा 2 ऑप्शन, यानी कि 1872 में पहली जनगणना हुई थी। देखो, भारत की जो 15वीं जनगणना हुई थी वो 1 अप्रैल 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2010 में। और 2011 में जो इसकी थीम रखी गई थी वो थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, हु अमंग द फॉलोइंग रूल्ड इन इंडिया बिटवीन 1266 एंड 1287। निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया था? तो 1266 से 1287 तक किसने शासन किया था? इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा गयासुद्दीन बलबन। किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। 24 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, गयासुद्दीन बलबन जो थे, उन्होंने इस टाइम पे शासन किया था। वह चहलगानी चालीसा का सदस्य था। किसका? चहलगानी चालीसा के सदस्य थे। उसने चहलगानी की शक्ति को तोड़ दिया और ताज की प्रतिष्ठा को बहाल कर दिया। उसने एक मजबूत केंद्रीकृत सेना भी बनाई थी। सैन्य विभाग का इनका नाम क्या था? दीवान ए अर्ज की स्थापना की। किसकी? दीवान ए अर्ज की स्थापना करी थी इन्होंने, है ना। उन्होंने क्या किया था? जिल ए इलाही, यानी कि ईश्वर की एक छाया। ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि जिल ए इलाही की जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होगा ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की और लोगों को प्रभावित किया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। उसने सिजदा और पैबोस के ईरानी समारोह पर भी जोर दिया था। बलबन ने नवरोज के त्यौहार की शुरुआत की थी। किसकी? नवरोज के त्यौहार की। उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। वह फारसी साहित्य का संरक्षक था। उसने अमीर खुसरो पर विशेष कृपा की। इन फरवरी 2022 महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस्ड होप एक्सप्रेस इनिशिएटिव 2। फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने होप एक्सप्रेस पहल की घोषणा की है। तो किस लिए वो होप एक्सप्रेस की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, कैंसर रोकथाम के लिए। किसके लिए? कैंसर रोकथाम के लिए। जो महाराष्ट्र के जो सीएम है ना, वो है राजेश टोपे। कौन है? राजेश टोपे। उन्होंने ही होप एक्सप्रेस की शुरुआत करी है। तो 25 का सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट 4th शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन पे। तो चलो स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी की बाहरी परत है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से भी कम है, जिसकी समुद्री परपटी एवं महाद्वीपीय परपटी का अधिकांश हिस्सा फैल्सिक चट्टानों से बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा होगा? तो इसका सही होगा हमारा 4, यानी कि 1। देखो, पृथ्वी की जो सतह है ना, सबसे ऊपरी परत जो, उसी को हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। सभी परतों में सबसे पतली परत होती है भूपर्पटी। क्या होती है? सबसे पतली। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गढ़ से संबंधित थी? समुद्रगुप्त मदर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग गन्स। तो किस गढ़ से संबंधित थी? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा लिच्छवी। वो किस गढ़ से थी? लिच्छवी। देखो, समुद्रगुप्त राजा थे ना, वो चंद्रगुप्त प्रथम और रानी कुम्हार देवी के पुत्र थे। किसके? कुम्हार देवी के। और जो किससे थे? जो लिच्छवी परिवार से थे। कहाँ से थे? जो लिच्छवी परिवार से। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्काइंस की इलेक्ट्रॉन रागी संकलन अभिक्रिया को रेजियो सेलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा होगा? तो यहाँ पे होगा हमारा 4 ऑप्शन, यानी कि मार्कोव निकोव नियम होता है। वो कौन सा नियम है? मार्कोव निकोव नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, एट विच 5 है, विभज्योतक की कोशिकाओं के पास डैश नहीं होता या होती है? तो क्या नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर राजधानियाँ।
जो विभज्योतक जो कोशिकाएं होती हैं उनके पास रसदानियाँ नहीं होती। देखो विभज्योतक जो होती हैं जो पौधों में पाए जाने वाला ऊतक होता है, एक प्रकार का क्या होता है ऊतक, जो विभाजित और पुनर्विभाजित होते रहते हैं, जो विभाजित और पुनर्विभाजित होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द इंडियन अटलांटिक विल्स 2022 प्रोहिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन अंटार्कटिका। भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से किस गतिविधि को प्रतिबंधित करता है। तो किस गतिविधि को प्रतिबंधित करता है, यहाँ पे स्टेटमेंट है। फर्स्ट है परमाणु विस्फोट, उपजाऊ मिट्टी को ले जाना या कचरे निस्तारित करना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 यानी कि ये तीनों ही सही होंगे, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम है ना में शुरू किया गया था, तो वो कहाँ पर शुरू किया गया है, तो वो शुरू किया गया है आपके उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में स्टार्ट किया है। देखो सितंबर 2011 में उड़ीसा में सितंबर 2019। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 7 है भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो कहाँ पे शुरू किया गया है, इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा उड़ीसा। कहाँ पे स्टार्ट किया है, उड़ीसा में। सितंबर 2019 में उड़ीसा में लॉन्च हुआ था। उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बता सकते हो आप, तो वो है कटक। क्या है, कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इफेक्ट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 ऑन इंडस्ट्रीज वाज। औद्योगिक नीति 1956 का उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। उद्योगों में विविधता आने लगी। विविधता का मतलब है यानी कि इंडिया बिकम्स सेल्फ सफिशिएंट इन इंडस्ट्रियल गुड। विविधता यानी कि विकास की दर में तेजी लाने के लिए और औद्योगिकीकरण की गति को तेज करने के लिए ये स्टार्ट हुआ था, औद्योगिक नीति 1956। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिशियंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अलाउज इज टू द सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड द अमंगस्ट स्टेट। सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार इसे केंद्र और राज्य के बीच तथा राज्यों के मध्य विवादों को निपटाने की अनुमति देता है, तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा होगा, तो ये होगा यहाँ पे मूल। क्या होगा, मूल यानी कि ओरिजिनल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा फेस्टिवल है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सोलंग। कौन सा है, सोलंग फेस्टिवल है। देखो इससे क्या होता है, आदि लोग जो होते हैं ना, आदि लोग समृद्धि के लोग है, वो क्या करते हैं, अब सफल यानी कि फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए ये त्यौहार मनाते हैं। उस एक दिन पहले, ये 1 सितंबर को हर साल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11 है विच कॉर्प्स डज नॉट रिक्वायर रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। निम्न में से किस फसल के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसी कौन सी फसल है जिसके लिए अधिक ज़्यादा वर्षा जरूरी नहीं है हो या फिर ज़्यादा टेम्परेचर भी जरूरी नहीं होता, तो वो होती है मक्का। क्या होती है, मक्का। ये आप सबने बहुत ज़्यादा खाई होगी नमक लगा के। क्वेश्चन नंबर 13 है आर नॉन एज द नैरो मनी डैश को संकुचित मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो किसको संकुचित मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे M1 और M2। क्या होगा, M1 M2। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे M1 और M2 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है, M1 और M2। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो इन्हें परिभाषित किया गया है, जो M1 होती है वो क्या होती है, यहाँ पे वो करेंसी, ये आपको पता चल गया ना आंसर क्या है, M1 और M2। जो M1 होती है वो क्या करती है, यहाँ पे करेंसी प्लस के बैंकिंग सिस्टम में डिमांड डिपॉजिट करना। M2 की कह सकते हैं, यानी कि M1 जो है करेंसी प्लस के बैंकिंग सिस्टम में डिमांड डिपॉजिट और डाक घर बचत बैंकों के साथ बचत जमा करना। M3 मतलब होता है M1 प्लस के वाणिज्यिक बैंकों की शुद्ध समावधि जमा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है पद्मा सुब्रमण्यम इज द एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डांस फॉर्म। पद्म सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं, तो देखो ये अभी इनके ऊपर ही क्वेश्चन आया था, पद्म सुब्रमण्यम के ऊपर। अब यहाँ पे पूछ रहा है वो कि किस शैली के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे भरतनाट्यम। किस शैली की हैं, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ का डांस है, वो है आपका तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 15 है द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 वाज हेल्ड। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था 2022 इसका आयोजन, तो ये हुआ था आपका जर्मनी में। कहाँ पे हुआ था, जर्मनी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा।
देखो यहाँ पे इसके बारे में दिया इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 9 मई 2022 को जर्मनी के शोहल में शुरू हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जर्मनी के शोहल में। मनु भाकर और सौरभ चौधरी इस कार्यक्रम में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जर्मन विश्व कप के लिए 51 निशानेबाजों को शॉर्टलिस्ट किया है। कितने, 51, जिसमें से अनीश भानवाला, नाम्या कपूर, विवान कपूर आदि जैसे निशानेबाज भी शामिल हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1907 में। कब हुई थी, 1907 में हुई थी। और इसके सदस्य 150 क्षेत्र हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर लिशिन है और मुख्यालय कहाँ पर है, म्यूरिख जर्मनी में। कहाँ पर, म्यूरिख जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड एट द 67 नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी। निम्नलिखित में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। तो ये किसने जीता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा 3 ऑप्शन, यानी कि डी इम्मान ने जीता है। किसने, डी इम्मान। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे होगा डी इम्मान होगा। क्या होगा, डी इम्मान। देखो 2019 में उनकी हिट फिल्म यानी कि तमिल फिल्म थी विश्वसम, उनमें उनके गीतों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए, उनके गीतों के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो यहाँ पे अभी थोड़े ये 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं, तो किस किस फिल्म को दिए गए हैं तो आप ये पढ़ लेना। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है वो है छिछोरे। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट वो सिक्किम की है। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है आनंदी गोपाल। पर्यावरण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है वाटर वेरियल। क्या है, वाटर वेरियल। अभिनेत्री थी यहाँ पे पंगा जो हिंदी फिल्म में है। और मणिकृदा द क्वीन ऑफ झांसी के लिए कंगना रनौत हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भोसले के लिए मनोज भाई हिंदी फिल्म के लिए। और अशुरन के लिए धनुष तमिल फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म जो है वो है कस्तूरी। कौन सी है, कस्तूरी। क्वेश्चन नंबर, द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड। सबसे ऊपरी जो परत होती है किसी भी मेटल की तो वो क्या होती है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा एस्थेनोस्फीयर। क्या कहेंगे, एस्थेनोस्फीयर, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो जो लिथोस्फीयर के नीचे सबसे कमजोर परत होती है, क्या होती है, सबसे कमजोर परत होती है, यानी कि ये वाली जो आपको दिख रही है ये। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में दिया हुआ है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे आप इनसे इनके बारे में स्टडी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन विच ईयर जेम्स मिल पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। किस वर्ष जेम्स मिल ने अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रकाशित की थी। तो ये किस साल उन्होंने प्रकाशित की है, तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा 1817। कभी की है, 1817 में। जेम्स मिल जो है वो एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं। कौन है, ब्रिटिश इतिहासकार। भारतीय इतिहास को 3 भागों में उन्होंने विभाजित किया, हिंदी, मुस्लिम और ब्रिटिश। किस में, हिंदी, मुस्लिम और ब्रिटिश में। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मैनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस 1885। 1985 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा 72, यानी कि जो 72 प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग लिया था। देखो यहाँ पे ये है ना, ये था आपका पहला, यानी कि जहाँ पे हमारा अधिवेशन हुआ था फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट अधिवेशन यानी कि मुंबई के कोलकाता में हुआ था तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में। तो ये तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज है। और जो है यहाँ पे जब कॉन्फ्रेंस हुई थी वो उसका फोटो था, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडिया नेशनल कांग्रेस। देखो 1885 में सबसे पहले जो अधिवेशन हुआ था उसमें 72 हमारे जो सदस्य थे वो यानी कि यहाँ पे शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म का जो गठन है वो 1885 में इंपीरियल सिविल सर्विस के सदस्य A.O. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। पहला सत्र बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के एक हॉल में आयोजित किया गया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे, है ना। और वह एक बैरिस्टर थे, मतलब वकील थे। पहले सत्र में 72 में से 39 वकील थे और यह प्रवृत्ति जारी रही, यानी 1/3 से अधिक प्रतिनिधि कानूनी पृष्ठभूमि से थे। किससे, कानूनी पृष्ठभूमि से। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज, जैन्स एंड बुद्धिज्म इन इंडिया फॉल्स इन विच मंथ ऑफ हिंदूज कैलेंडर। गुरु पूर्णिमा जो कि भारत में हिंदू और जैनियों का वो बौद्धों द्वारा मनाया जाता है त्यौहार है, जब यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में आता है। देखो हिंदू कैलेंडर की बात करें तो ये किस महीने में आता है, तो ये आता है यहाँ पे हमारा आषाढ़ में। कब आता है, आषाढ़ में आता है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन मई 2022 द इंटर स्टेट काउंसिल विच वर्क टू प्रमोट एंड सपोर्ट कोऑपरेटिव है ना फेडरलिज्म इन द कंट्री हैज़ बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। यानी मई 2022 में देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए काम करने वाली अंतर्राज्य परिषद का पुनर्गठन किया गया। इस परिषद का जो अध्यक्ष था वो कौन था, तो वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रेसिडेंट, भारत का प्रधानमंत्री होता है।
तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या करी थी? तो किसने करी थी जॉन सॉन्डर्स की हत्या? तो यहाँ पे है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। किसने के द्वारा हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हमारा यहाँ पे 4th ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। कौन सा? 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। इनके बारे में देखो यहाँ पे क्या हुआ था, काकोरी कांड आपको याद होगा, है ना। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को लखनऊ में हुआ था, जिसमें 1 लाख रुपए की चोरी हुई थी। किसकी? 1 लाख रुपए की। काकोरी षड्यंत्र का या काकोरी ट्रेन डकैती हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का आयोजित की गई थी। किसके द्वारा? काकोरी षड्यंत्र का काकोरी ट्रेन डकैती हिंदुस्तान रिपब्लिकन काकोरी षड्यंत्र या काकोरी ट्रेन डकैती हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी द्वारा आयोजित की गई थी, है ना। इसकी जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र बटर्जी ने की थी। उन्होंने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या करी। यह एसोसिएशन दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? फिरोज शाह कोटला में। इसने अपना घोषणा पत्र द रिवॉल्यूशनरीज नाम से प्रकाशित किया। इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जानता है। और यह संगठन 1928 में जॉन सॉन्डर्स की हत्या और 1929 में दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी करने के जिम्मेदार थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन टू अबाइड द एंड रेस्पेक्ट इट डील्स एंड इंस्टीट्यूशन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह डैश का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करे। तो किसका पालन करे? किसके आदर्श और सम्मानों को वो करे? तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान, जो कि सेकंड हमारा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द करेक्ट परसेंटेज बाय द वॉल्यूम ऑफ वेरियस गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से विभिन्न गैसों की मात्रा का सही प्रतिशत क्या है? तो देखो हमें बताइए, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21 है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी। हाँ, तो हमारा यही ऑप्शन सही है, बाकी के जो तीनों हैं ये गलत हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आपको जैसा कि बताएं गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए आशा करती हूँ कि आपके आने वाले पेपर बहुत अच्छे हों, आपको कुछ हेल्प मिले इन प्रीवियस ईयर की जीएस को करने से। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट योर एग्ज़ाम।